किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के लिए 16.50 करोड़ रुपए जारी। पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर सकता है गेहूं उत्पादन। रायबरेली में सीमैप की मदद से बनेगा मिंट पार्क। डाक से मिलेंगे उन्नत बीज और पीपीपी से होगी कृषि की तरक्की। और अब कृषि समाचार विस्तार से। भारी बारिश से विभिन्न जिलों में फसलों को हुए नुकसान का जनपद स्तर पर सर्वे कराकर प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों को राहत प्रदान करने के निर्देश प्रदेश सरकार ने दिए थे, जिनके निर्देशों के क्रम में किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए 16.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जहां फसलों को 50% से अधिक नुकसान पहुंचा है, वहां यह राहत दी जाएगी। आकलन के आधार पर महोबा, हमीरपुर और कन्नौज को 50-50 लाख रुपए, पीलीभीत को 1 करोड़ रुपए, जालौन और बांदा को 2-2 करोड़ रुपए, मिर्जापुर को 3.80 करोड़ रुपए और चित्रकूट को 6.20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। बेमौसम बारिश के कारण देश के कुछ भागों में फसल खराब होने के बावजूद इस साल गेहूं का उत्पादन वर्ष 2013-14 के रिकॉर्ड 9.49 करोड़ टन को पार कर सकता है। पूसा कृषि विज्ञान मेला के मौके पर कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि अगर मौजूदा निम्न तापमान बना रहता है और इस महीने बारिश नहीं होती है तो देश में गेहूं का उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। उनके अनुसार केवल कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है और मौजूदा कम तापमान से उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि मंत्रालय ने पिछले महीने गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2014-15 में जुलाई से जून में 9.58 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ही कम है। देश में मेंथा के करीब 90% उत्पादन वाले उत्तर प्रदेश राज्य में मिंट पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। रायबरेली में लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पर सीमैप की मदद से ये मिंट पार्क केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का स्पाइसेस बोर्ड बनाएगा। मसालों में मिंट के औषधीय और सुगंध गुणों को देखते हुए इसे और बेहतर करने की जरूरत है, इसीलिए मिंट पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा और लघु उद्योगी भी इससे फायदा उठाएंगे। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को घर पर डाक द्वारा उन्नत किस्म के बीज भेजे जाएंगे। इस योजना का नाम कृषि डाक सेवा होगा। भारतीय कृषि शोध संस्थान द्वारा पहले ही 20 ग्रामीण जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया जा चुका है। इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद तमाम किसानों को उनके दरवाजे पर उन्नत किस्म के बीज पहुंचाने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। ये योजना चुने हुए कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए 14 राज्यों के 100 जिलों में शुरू की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि बीज कृषि का आधार है और उन्नत बीज से किसान खेतों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए निजी संगठित बीज उद्योग की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी उत्पादकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की मदद से ही मुमकिन है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में बीटी कॉटन के प्रयोग से साफ है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों, विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुआई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है। बुआई जब पर्याप्त नमी हो तभी करें। किसान उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी की A4, पर्वनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई जब पर्याप्त नमी हो तभी करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। रोपाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर कॉन्फिडोर
0.5 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी के साथ किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें तथा नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाइथेन M45 को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। कीट से नष्ट फसलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। बैगन की फसल को प्रोरोह और फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरोह को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दे तो बावेस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए पौध की नर्सरी तैयार करें। किसान भाई इस समय खाली खेतों में मूंग और उड़द की फसलों के उन्नत बीजों की बुआई शुरू करें। मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32। उड़द की उन्नत प्रजातियां हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1380 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1350 रुपए, रायबरेली में 1375 रुपए, हरदोई में 1380 रुपए और गोंडा में 1310 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल लखनऊ मंडी में 2125 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2040 रुपए, रायबरेली में 2030 रुपए, हरदोई में 2190 रुपए और गोंडा में 2020 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गेहूं का भाव लखनऊ मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1580 रुपए, रायबरेली में 1440 रुपए, हरदोई में 1520 रुपए और गोंडा में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव लखनऊ मंडी में 5800 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 5170 रुपए, हरदोई में 6120 रुपए और गोंडा में 5950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की बात करें तो शाहजहांपुर मंडी में गुड़ का भाव 2370 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2825 रुपए, हरदोई में 2460 रुपए और गोंडा में 3075 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव लखनऊ मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 405 रुपए, रायबरेली में 590 रुपए, हरदोई में 600 रुपए और गोंडा में 615 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव लखनऊ मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1160 रुपए, रायबरेली में 1100 रुपए, हरदोई में 1400 रुपए और गोंडा में 1050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव लखनऊ मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1335 रुपए, रायबरेली में 1820 रुपए, हरदोई में 1800 रुपए और गोंडा में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मटर की बात करें तो हरी मटर का भाव लखनऊ मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1400 रुपए और रायबरेली में 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गोभी का भाव लखनऊ मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 580 रुपए और रायबरेली में 550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नवीनतम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, चाहे जेठ की दोपहरी हो या पूस की रात, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। और भैया, जब कठिन परिश्रम करते हैं तो चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से संपन्न बने और उनकी फसल अच्छी हो। तो बहनों भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि खेती किसानी के साथ साथ कुछ ऐसे भी उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। तो इन्हीं उद्योग धंधों में से एक है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के सह प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार राय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई हमारे मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि उनके लिए ये लाभकारी व्यवसाय क्यों है। देखिए, हमारे किसान भाई जो भी मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो जो हमारे किसान खेती कर रहे हैं, अपनी खेती करते रहें, उसके साथ साथ मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं। दूसरा, इससे 2 तरह का होता है, एक तो अंडे का उत्पादन करते हैं और दूसरा हम मांस के लिए मुर्गी पालते हैं। दोनों से जो प्रोटीन मिलती है, जिसको हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तीसरा, इससे जो लाभ है, जैसे मुर्गी पालन जो हम करते हैं, अंडे के लिए करते हैं, तो उसमें लगभग 4 से 6 महीने बाद हमको आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन जब हम मांस के लिए मुर्गी पालन का काम शुरू करते हैं, तो वो 25 दिन से लेकर के 40 दिन के अंदर हमने जो पैसा लगाया और उससे हमें क्या लाभ मिला, वो हमको लाभ मिल जाता है। अच्छा, लाभ प्राप्त बिल्कुल तुरंत हो जाता है, वो लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो मुर्गी की खाद निकलती है, वो हम अपने किसी भी फसल, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, गन्ना हो, किसी भी फसल में डालेंगे, तो अगर लगातार उसको लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर डालें,
तो उससे बहुत अच्छा उपज प्राप्त होती है। मतलब कई परिप्रेक्ष्य में ये बहुत लाभकारी है। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मुर्गी पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रारंभ में तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मुर्गी पालन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दो तरह से करते हैं। एक तो अंडे के लिए करते हैं, दूसरा मांस के लिए करते हैं। तो उसके लिए जो तैयारी उनको करनी है वो इस चीज का ध्यान रखें कि जहां भी वो मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं वो सड़क से थोड़ा सा दूर हो, मेन रोड से। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए कि सड़क पे अगर मेन रोड पे होगा, हाईवे पे होगा तो आवाज बहुत होती है, तो उससे भी थोड़ा सा उनके वृद्धि पे या अंडे के उत्पादन पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा हट के हो। दूसरे, ऐसी जगह पे उसका चुनाव करें कि जहां पानी न लगता हो, जमीन नीची न हो, जिससे बरसात में कोई दिक्कत न हो। तीसरे, वो मार्केट के नजदीक हो, जिससे वो अपना प्रोडक्ट, चाहे वो अंडा उत्पादन कर रहे हो चाहे मांस कर रहे हो, तो उसको बेचने में आसानी हो। दूसरे, हमने कहा कि एक तो दो तरह से, एक अंडे के लिए चुनाव करें, दूसरा मांस के लिए। तो इनमें दोनों में फर्क है डॉक्टर? दोनों में फर्क ये है कि अंडे के लिए जो हमारे किसान भाई चुनाव करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा जो उनका खर्च है वो शुरुआत में ज्यादा लगेगा। अच्छा। और उसमें लगभग 4 से 5 महीने बाद अंडा उत्पादन शुरू होगा, तो 4 से 5 महीने बाद उनको आमदनी मिलना शुरू होगी और 5 महीने तक लगातार उस पर खर्च करना है। लेकिन जो किसान भाई हमारे मांस के लिए मुर्गी पालते हैं, जिसको हम ब्रायलर पालन कहते हैं, वो लगभग 30 से लेकर के 40 दिन की एक बार में एक फसल तैयार हो जाती है जी। तो उसमें कम पूंजी, कम पैसा, अधिक आमदनी उसको किसान कर सकते हैं। और जो किसान ब्रायलर पालन का काम कर लेगा वो जब चाहे उसको अगर अच्छा लगता है तो अंडे के उत्पादन पे मतलब दोनों कार्य हम एक साथ भी कर सकते हैं क्या? एक साथ एक ही प्लेस पे नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उसको दोनों की दूरी काफी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसमें हम कहते हैं कि अंडे वाले जो हमारे लेबर होंगे वो मांस वाली में नहीं जाएंगे और मांस वाली जो उसकी देखरेख कर रहे हैं वो अंडे वाली में नहीं जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या सुझाव, पहले कौन सा प्रारंभ करना चाहिए? मैं तो अपने जैसा प्रदेश के हमारे किसान छोटे किसान हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि वो पहले ब्रायलर पालन का काम शुरू करें। और ब्रायलर पालन हमारे पूर्वांचल में बहुत तेजी से विकसित हुआ है और हर गांव में, हर कस्बे में इसका उत्पादन हो रहा है। और ब्रायलर पालन जब वो शुरुआत करें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जहां से भी वो चूजा लें वो अच्छी गुणवत्ता का हो जी। जो फीड, जो उसके लिए राशन होता है वो अच्छी गुणवत्ता का हो। दूसरे, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे चाहे वो जहां से भी चूजा लेंगे, हमारी जो हैचरियां हैं वो अच्छी गुणवत्ता का, इतना टफ कंपटीशन है कि वो कोशिश करते हैं कि हमारा चूजा बहुत अच्छा हो और वो कहेंगे कि हमारा 35 दिन में लगभग 2 किलो का वजन प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से हमारे फीड जितने हैं वो सब भी अपने कम से कम खा करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो लोग बात करते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर और आती है कि अगर प्रबंधन अच्छा ना हो बिल्कुल तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हम मुर्गी पालन में हमारे किस तरह का प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते हैं? एक तो जैसा कि हमने बताया, पहले सबसे पहले उनको अपने कुक्कुट गृह का प्रबंधन करना होगा जहां पे मुर्गी पालन रखना है उनको। जी। तो जो उनका घर बनाया जाएगा वो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ होगा। लंबाई पूर्व पश्चिम में होगी, चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होगी। कोई खास कारण? हाँ, इसका कारण यह है कि हमारे देश में जो हवाएं चलती हैं वो पूर्वा पश्चिमा ज्यादा चलती हैं। तो जब पूर्व और पश्चिम की तरफ से खुला छोड़ेंगे तो हवा ज्यादा आएगी, गर्मी ज्यादा आएगी, धूप ज्यादा आएगी, बरसात में बारिश होगा, पानी आएगा। इसकी वजह से हम, और कोई बीमारी अगर होगी, वायरस कोई होगा तो उसके द्वारा भी प्रवेश करने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूर्व पश्चिम दिशा में हो। पूर्व पश्चिम में दीवार बनती है और उत्तर दक्षिण दिशा में पूरा एकदम खुला हुआ रहता है। जमीन से लगभग 1 फुट फर्श बनाएंगे, उसके ऊपर पूरी लगभग 6 से 7 फुट तक जाली रहेगी, पूरा खुला हुआ होगा और पूर्व पश्चिम में दीवार होगी। बाकी ये तो उनको कैसा उसके लिए कुक्कुट गृह हो उसका प्रबंधन करना है। और साथ में हम अपने किसान भाइयों से ये भी चाहेंगे कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने फार्म के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। और जहां तक कोशिश करें कि जो गेट का प्रवेश द्वार हो उस पर कोई भी इंसेक्टिसाइड या नहीं कुछ मिलता है तो जो बुझा हुआ चूना होता है पाउडर, उसका छिड़काव कर दें और जिससे किसी प्रकार की कोई बीमारी या वो ना हो अंदर न आ सके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो उत्तर पश्चिम दिशाओं से चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम अर्ध आर्द्र रहेगा। इस हफ्ते प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण 14 एवं 15 मार्च को प्रदेश के पूर्वी, मध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ ओले भी पड़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान सभी अंचलों में औसत रूप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी हवाएं औसतन 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाई गेहूं की खेती के लिए वर्षा को देखते हुए टॉप ड्रेसिंग ना करें। गेहूं में अनावृत कंडुआ से रोगग्रस्त बाली दिखाई देने पर उसे पॉलीथीन में डालकर काट लें तथा जमीन में गाड़ दें। गेहूं की बोई गई प्रजाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए रोगिंग ना करें। तिलहनी फसलों की खेती के लिए यदि राई, सरसों परिपक्व हो गई हो तो संभावित वर्षा को ध्यान में रखते हुए कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें। बीते दिनों तथा आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई किसी भी प्रकार का छिड़काव तथा सभी फसलों में अभी सिंचाई ना करें तथा सब्जियों की नर्सरी में जल निकास का प्रबंध करें एवं कटी हुई फसल को ढककर रखें। वर्षा के पानी का समुचित उपयोग करते हुए खाली खेतों में गन्ने की रोपाई करें। इस समय उन्नत किस्में करनाल 1, करनाल 2, करनाल 3, करनाल 4, करनाल 5 व करनाल 6 आदि की बुआई करें। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।